नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जी हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कक्षा 10 विज्ञान विषय, ठीक है। और दूसरा अध्याय शुरू किया था जहाँ पर हम लोगों ने दो तंत्र कंप्लीट किए थे, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। आज हम तीसरा तंत्र शुरू करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन उससे पहले हम लोग रक्त के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। टॉपिक है अपना रक्त। ठीक है, रक्त को पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखिए भाई, रक्त क्या है। सबसे पहली बात तो सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। देखिए, तरल और संयोजी फिर लिखा हुआ है उत्तक। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ एक कोशिकाएं पाई जाती है, आगे अपन उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले तरल संयोजी उत्तक है। अब ये काम क्या करता है या रक्त हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? तो सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात, ये O2 CO2 व विभिन्न पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। सीधी सी बात है, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि नासिका के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में आती है और फिर जो कुपिका होती है, उस कुपिका की जो झिल्ली है उसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती है। वहां फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहाँ होता है? खून में। और फिर वो रक्त उस ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक लेकर जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसकी पीएच लगभग 7.4 होती है। अर्थात रक्त हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, उसके पश्चात रक्त का निर्माण अगर अपन बात करें वयस्क की तो कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। और अगर मैं बात करूं नवजात शिशु या अगर बात करें भ्रूणावस्था की, तो रक्त का निर्माण कहां होता है? तो कहां होता है? प्लीहा या तिली। ठीक है, कहां होता है? प्लीहा या तिली। ठीक है, ये रक्त का सामान्य परिचय। अब अपन पढ़ेंगे रक्त का संगठन। ठीक है, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन रक्त का संगठन पढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। रक्त का संगठन। ठीक है, रक्त का संगठन का मतलब रक्त किस किस से मिलकर बना हुआ है। हमने अभी जो है रक्त को कहा था तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। तो देखिए, रक्त के अंदर तरल पदार्थ भी पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, जो कि कैसा होता है? तरल भाग होता है। कैसा होता है? तरल भाग। और एक होती है रक्त कणिकाएं, जो कि कैसा भाग होती है? ठोस भाग। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है, जबकि रक्त कणिकाएं 45% होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर भी 92% 92% जल होता है
और 8% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें रक्त कणिकाओं की, तो मुख्य रूप से 3 रक्त कणिकाएं होती है रक्त के अंदर। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, इसका अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका नाम है श्वेत रक्त कणिका, अन्य नाम है इसका ल्यूकोसाइट। ठीक है, उसके बाद है बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका नाम आपने सुना होगा, अभी डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा चली थी, प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू के अंदर। ठीक है ना, तो यह है अपना रक्त का संगठन। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, रक्त कणिकाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है अपनी आरबीसी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, इसका अन्य नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इसका अन्य नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। उसके बाद कुल रक्त कणिकाओं का 99% पाई जाती है। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों रक्त कणिकाओं को मिलाकर सबसे ज्यादा कौन होती है, आरबीसी। कितना, टोटल का 99%, यानी जो बाकी 2 बची है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, वो 1% के अंदर आती है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और इसके कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। अगर कोई आपको पूछ ले हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, तो Fe+3 फेरस का। ठीक है, उसके बाद आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, रक्त में इनकी मात्रा 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। यानी 55 लाख प्रति घन मीटर होती है। क्यूब का मतलब घन, मिलीमीटर। ठीक है, ये होती है आरबीसी। ठीक है, जीवन काल कितना हो गया, 120, मात्रा कितनी होती है, 55 लाख प्रति mm³। ठीक है, मेन रूप से वैसे तो अलग अलग नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आरबीसी का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। मुख्य रूप से रक्त के बारे में ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसका निर्माण भी कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। ले लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी की ओर। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, उसके बाद यह शरीर को
प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। उसके पश्चात इसमें हीमोग्लोबिन, इसको मैंने HB से लिखा है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? सफेद। देखो RBC का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। अब WBC का नाम ही क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है। अब ये श्वेत क्यों होती है? इसका कारण क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसके बाद में ये रक्त में 10,000 प्रति mm³ होती है। RBC कितनी थी? 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और ये कितनी होती है? 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। ठीक है। ये हो गई WBC की सामान्य जानकारी। अब देखिए WBC जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये खड़ा हूं। उसके बाद में अपन इसका 2 प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो WBC है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, जिसको कहते हैं कणिकाणु। क्या कहते हैं? कणिकाणु। और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट, इसको क्या कहते हैं? अकणिकाणु। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन है? तो न्यूट्रोफिल, एक तो कौन है? न्यूट्रोफिल। एक आती है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, और एक आती है अपने बेसोफिल। ये 3 तो WBC कौन सी है? ग्रेन्युलोसाइट। अब ये जो न्यूट्रोफिल है ये WBC में सबसे अधिक पाई जाने वाली WBC है। मतलब ऐसा कह सकते हैं रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो रक्त में कौन सी WBC सबसे अधिक है? तो न्यूट्रोफिल। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक ग्रेन्युलोसाइट या अकणिकाणु, एक तो होता है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। क्या होती है? मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट परिपक्व होकर, मोनोसाइट क्या हो जाएगी? परिपक्व होकर किस में बदल जाती है? महाभक्षक कोशिका में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी? महाभक्षक कोशिका में। ठीक है। फिर जो लिम्फोसाइट है इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। देखो WBC के अंदर अपन ने लिखा था शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। ये 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फो, टी लिम्फो और प्राकृतिक
मारक कोशिका। ये लिम्फोसाइट 3 प्रकार के हैं, ठीक है। ये है डब्ल्यूबीसी का विभाजन, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए, एक तो न्यूट्रोफिल, ठीक है, दूसरी मोनोसाइट और तीसरी महाभक्षक। ये तीनों कणिकाएं रक्त की प्रमुख भक्षक कणिकाएं होती है। भक्षक का मतलब बाहर से आने वाले जीवाणुओं का भक्षण करने वाली। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, सर्वाधिक संख्या वाली डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, ठीक है, जो बाद में परिपक्व होकर किस में बदलती है? महाभक्षक कोशिका में, ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रोफिल कोमा मोनोसाइट तथा महाभक्षक कोशिका प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये होगी आपके डब्ल्यूबीसी कंप्लीट। इस तरह से नोट्स क्लियर बनाओगे तो याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन रक्त के कार्य पढ़ते हैं। ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तीनों रक्त कणिकाएं हो गई, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं रक्त के कार्य, ठीक है। रक्त के कार्य, तो रक्त के क्या क्या कार्य है? तो सबसे पहला कार्य O2 CO2 का परिवहन करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है? शरीर की पीएच का नियंत्रण करना। तीसरा, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन, ठीक है। और उसके पश्चात विभिन्न हार्मोन्स का उनके कार्यस्थल तक परिवहन करना। ये रक्त के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, बिल्कुल, कोशिका तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को कोशिका से वापस फेफड़ों की कुपिका तक लाता है। पीएच का कंट्रोल करता है, ताप का कंट्रोल करता है, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कर उत्सर्जी अंगों तक, जैसे कि कोशिका में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा CO2 बनती है, अपशिष्ट है, उसका परिवहन कर फेफड़ों की कुपिकाओं तक लाती है, फिर नाक के द्वारा CO2 बाहर आ जाती है। पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और विभिन्न हार्मोन्स का उनके कार्यस्थल तक, मतलब जिस हार्मोन की आवश्यकता जिस जगह है वहां तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? रक्त करता है। तो ये रक्त का जो टॉपिक है वो अपने कंप्लीट होता है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे हार्ट, हृदय, और वही अपना क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहे। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।